हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्या है कि मॉडल पेपर आ गया है। अगर आप लोग में से नहीं कोई जानते हैं तो आपको बता देते हैं कि जैक ने आप लोगों को ऑफिशियल मॉडल पेपर दे दिया है, जो कि 24-25 के लिए आप लोग का मॉडल पेपर जो है ऑफिशियली जैक की तरफ से दे दिया गया है। और हमारे चैनल पर आप लोग के सभी मॉडल पेपर की तैयारी जो है कम्प्लीटली कराई जाएगी। अगर आप लोग को नहीं पता है कि आप लोग को मॉडल पेपर कहाँ से मिलेगा और कैसे मिलेगा, तो आप इससे पहले के वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। आपको जो है उस वीडियो में पता चल जाएगा कि आप लोग का कितना मॉडल पेपर आया है और उस मॉडल पेपर को आप लोग कैसे पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको वहाँ का लिंक भी मिल जाएगा। आप उस लिंक पे जाकर डायरेक्ट जो है अपने मॉडल पेपर को निकाल सकते हो। और आप लोग जानते हैं कि 10th और 12th के लिए आप लोग का मॉडल पेपर आया है। हमारे चैनल पर आप लोग के टोटल मॉडल पेपर जो भी आया हुआ है उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ बने हुए रहिएगा। चलिए देखते हैं। अभी जो हम मॉडल पेपर का कम्प्लीटली देखने वाले हैं वो क्लास 10th के लिए है और क्लास 10th का जो है मैथ्स वाला है। इसमें देखिए तो मॉडल पेपर को कंप्लीट करते हैं। क्लास 10 का मैथ्स का है। इसमें फुल मार्क्स क्या है आपका 80 नंबर का है। समय जो है आपको 3 घंटे का मिलेगा। जैसे पुराने मॉडल पेपर पर ही है। पहले क्या था, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अलग अलग मिलता था, लेकिन इसमें क्या है कि टोटली दे दिया गया है। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए सीधा सीधी आपके ऑब्जेक्टिव पर आते हैं। आपका मैथ्स का जो है हम 2 वीडियो में अपलोड करेंगे क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो एक वीडियो में क्या है कि ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, दूसरा वीडियो में इसके टोटली जो बाकी बचा हुआ है उसके सब्जेक्टिव सॉल्यूशन जो है आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको जनरल इंट्रोडक्शन जो दिया हुआ है निर्देश, उसे भी जरूर देख लीजिए। इसमें क्या है कि विद्यार्थी अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, जब तक संभव हो अपने शब्दों में ही आंसर देना है। क्वेश्चन जनरल इंट्रोडक्शन में क्या है, दूसरा बताया गया है कि आपका जो क्वेश्चन है वो सेक्शन ABCD में बटा हुआ है और इसमें कुल मिलाकर जो है 52 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। सेक्शन ए में जो है टोटल बहुविकल्पी क्वेश्चन है, यानी कि 30 जो है MCQ टाइप का क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपका 4 ऑप्शन भी रहने वाला है। बाकी जो है आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का और साथ ही साथ जो है 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग जो है अभी ऑब्जेक्टिव वाला क्लियर करते हैं। चलिए देखिए, पहला सवाल पे क्या आते हैं। सेक्शन ए का पहला सवाल लिखा है px बराबर x² माइनस 27 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी कभी शून्यक निकालने दिया जाए तो जिसका शून्यक निकालना होता है, जैसे कि यहाँ पे x² माइनस 27 दिया हुआ है, इसे हम लोग टोटली क्या है कि आपको 0 से बराबर कर देना है। यानी जो भी नंबर दिया रहेगा उसको क्या करना है, 0 के बराबर कर देना है। तो यहाँ से आप देखिए x² माइनस 27 बराबर 0 कर देंगे तो यहाँ पे मेरा x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा √27 होगा ना। अब यहाँ साफ साफ देखिए, अगर हम यहाँ से x निकालते हैं तो x बराबर मेरा क्या हो जाएगा, x बराबर √27 है ना। देखिए √27 हो जाएगा। और आप जानते हो कि अगर √27 को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो ये आपको देखोगे तो 3 × 3 × 3, यानी कि अगर हम इसमें देखेंगे तो 3√3 है ना। इसको आप रूट से बाहर निकाल लीजिएगा तो 3√3 हो जाएगा। और जब भी रूट से निकलता है तो प्लस माइनस दोनों लेकर आता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, यहाँ कोई और भी सवाल पूछा जा सकता है कि जिसका भी शून्यक निकालना हो उसे 0 से इक्वेट किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि यदि किसी बहुपद का ग्राफ जो है एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है, कितने एक्स पर, 3 बिंदु पर काटता है, तो इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। चलिए बताते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ये एक्स अक्ष का कोई लाइन है ना। सपोज कर लो ये एक्स का लाइन है और ये वाई अक्ष का लाइन है। अब बोल रहा है कि एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर काटता है। तो देखिए मान लेते हैं कि इस तरह से काट रहा है, 1 बार 2 बार और 3 बार, 3 बार काट रहा है। तो पूछ रहा है शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 1 2 और 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। जो आप लोग जानते हैं, कोई भी अगर संख्या है, जैसे मान लेते हैं 2 और 3, तो दो संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक, अनगिनत, इनफिनाइट सॉल्यूशन जो है उसका आ सकता है, परिमेय संख्या आ सकता है। ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये 3 सवालों में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 4 पे। 4 जरा ध्यान दीजिएगा। दो क्रमित सम संख्याओं का HCF क्या होता है। मतलब पूछा गया है कि दो अगर सम संख्या है, दो लगातार अगर सम संख्या है तो उसका HCF क्या होगा। देखिए
एकदम शॉर्टली शब्दों में समझिए, सम संख्या है इसलिए हो जाएगा 2, है ना। अब करके दिखाते हैं कैसे। सपोज हम लोग दो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। पहले मान लेते हैं पहला सम संख्या है 2 और दूसरा सम संख्या है 4। तो देखिए 2 का अगर अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2, यही हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम 4 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2, यही ना हो जाएगा। करके दिखा देते हैं, 2 गुणे 2, ठीक है। तो जरा देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें HCF क्या हो रहा है, 2, है ना, इसमें 2। और दूसरा एग्जांपल भी आप ले लीजिएगा। मान लेते हैं आप ले लीजिएगा 6 और 8 ले लीजिए, उसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो आपको जो है HCF जो है आपको 2 संख्या देखने को मिलेगी, है ना। जैसे आप HCF कैसे निकालते हो, जैसे अभी आप देखिए इसका HCF निकालें तो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 1 गुणे 2, 4 का अभाज्य गुणन किया तो 1 गुणे 2। हम इसका HCF निकालेंगे तो कितना निकलेगा, तो HCF क्या होता है कि जो दोनों में मिलता है ना। HCF क्या होता है, जो दोनों मिलता है, तो 1 दोनों मिलेगा तो 1 और 2 दोनों मिलेगा 2, यानी 1 गुणे 2 कितना हो जाएगा, 2। इसी तरह से आप दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देखिएगा, आपको क्या है कि 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लिए, आप दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या रहा है कि दो चरों x और y में रैखिक समीकरण, ये देखिए एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है इसका अधिकतम हल कितना होगा। देखिए आपके पास ये जो समीकरण रैखिक समीकरण है, इसमें x और वैल्यू किसी एक को अलग करने के बाद आप दूसरा का वैल्यू जब पुट करोगे, यहाँ पे दिया है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं x को अलग करते हैं, तो x अलग करेंगे तो आप जानते हैं इसको इक्वेट करेंगे। तो x y के लिए अगर रैखिक समीकरण का है तो इसका जिससे जैसे x का वैल्यू बैठाओगे या y का वैल्यू बैठाओगे तो दूसरे का वैल्यू ऑटोमेटिक आता चला जाएगा, यानी कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, है ना, अनगिनत, यानी ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है ना। 6 देखिएगा, 6 में बोला है असंगत हल है ना। देखिए ये चैप्टर 3 से आपका बुक का है, पहले भी हम समझाएं कई बार, अब भी देखिएगा। चैप्टर 6 है कि असंगत यानी कि कोई हल नहीं है। जब किसी समीकरण का प्रतिच्छेदी हल होता है तो उसका हल होता है, 2 हल होता है। संपाती में भी हल निकलता है जिसमें अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, लेकिन समांतर में क्या है कि कोई हल नहीं होता, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, 7 में क्या पूछा गया है उसको देखते हैं। 7 में पूछा है कि x² - 3x + 2 = 0 का मूल निकालिए। तो मूल निकालने का तो अलग अलग तरीका है, हम लोग क्या करते हैं इसके बीच वाला टर्म को ब्रेक करते हैं। तो जब देखिए इसका अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 3x + 2 इक्वेट करेंगे किससे, 0 से इक्वेट करेंगे। तो इसके बीच वाला टर्म को ब्रेक करना है, यानी 2 पार्ट में तोड़ना है। 2 पार्ट में तोड़ोगे तो हो जाएगा क्या, है ना। तो अगर हम इसको इक्वेट करते हैं तो x² ये आपका 3x है, 3x को 2 पार्ट में ब्रेक करना। आप लोग जानते हैं कि बीच वाला टर्म को कैसे ब्रेक किया जाता है। तो हम लोग इसको अगर 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, 2x - x, है ना, यही होगा ना, 2x - x। जिसको हम लोग क्या करते हैं, 2x - x और यहाँ पे है आपका +2 और इक्वेट करते हैं इसको किससे, 0 से। तो आप जानते हैं आपको कॉमन निकालना है, यहाँ से आपको कॉमन निकालना है और यहाँ से आपको कॉमन निकालना है। अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, x बाहर निकल जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये माइनस तो रहेगा ही, -1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो मेरा यहाँ से निकलेगा तो हो जाएगा x - 2, ठीक है। आप तो इतना जानते ही होंगे। अगर यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा x - 1 और x हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं दोनों को इक्वेट करते हैं 0 से, यहाँ पे हम लोग अगर इक्वेट करते हैं इसके 0 से तो एक हो जाएगा x - 2 = 0 और एक होगा x - 1 = 0। तो मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू एक आएगा आपका 1 और एक क्या आएगा ना, एक जो मेरा x का वैल्यू आएगा वो क्या है, 1 आएगा, है ना। एक का वैल्यू 1 आएगा और एक का वैल्यू 2 आएगा। तो मेरे पास x का जो है, यानी कि इस क्वेश्चन में मेरे पास जो मूल है वो 2 मूल निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है, जितना पावर होता है उतना मूल निकलता है। तो यहाँ पे x का 2 मूल निकला है, एक है 1 और एक है
2। तो मेरा ऑप्शन में तो 1 कहीं दिया नहीं है, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन आते हैं आपका 8 नंबर में। 8 नंबर में क्या बोला गया है उसको ध्यान से देखते हैं। दो लगातार विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का जो योग है 289 है। चलिए ये भी समझते हैं। तो इसको कुछ इस तरह से समझिएगा। मान लेते हैं कि पहला विषम संख्या जो है वो x है ना। इसको ध्यान समझिएगा। दो लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है ना। विषम संख्या है और धनात्मक में है, तो क्या करना है कि मान लेते हैं पहला x है, विषम संख्या है, तो दूसरा तो x प्लस 1 कर नहीं सकते, क्योंकि अगर ये विषम है तो एक जोड़ देंगे तो सम हो जाएगा, यानी कितना जुटेगा x प्लस 2 जुटेगा। 2 रहेगा तब तो विषम होगा। समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं, वापस से सुनिए। x को हम मान लिए कि यह विषम संख्या है। x को क्या मान लिए, विषम संख्या। अगर ये विषम संख्या है तो जाहिर सी बात है इसमें अगर एक जोड़ेंगे तो वो सम संख्या आएगा, इसलिए हम लोग कितना जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। तो क्या क्वेश्चन में बोला है कि इसका स्क्वायर करने पर कितने योग के बराबर आता है 289 के बराबर आता है ना। तो देखिए पहला हम मान लिए x, मैंने पहला विषम संख्या मान लिए x, दूसरा विषम संख्या मान लिए x प्लस 2। अब आपको क्या करना है कि x स्क्वायर और फिर प्लस करना है आपको x प्लस 2 है ना। क्या करना है x प्लस 2 करना है और इसका करना है होल स्क्वायर और इसको इक्वेट करना है कितना से, यानी बराबर करना है कितना से 289 पे। 289 से आपको इक्वेट करना है और यहां से आपको क्या निकालना है x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, ध्यान रहेगा। यहां से आपको क्या करना है x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना है। जब x का वैल्यू निकाल लोगे तो वह हो जाएगा आपका पहला जो माने थे और इसमें 2 जोड़ दीजिएगा तो दूसरा हो जाएगा, यानी इसका जो आंसर है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। अगर नहीं होता है तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम सेपरेटली फिर उसका क्या अलग से आपको बता देंगे। ठीक है, आशा है कि ये क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ठीक है, चलिए 9 पर देखिएगा। 9 पे क्या है, एपी से है। क्या सवाल है वो देखिएगा। कह रहे निम्नलिखित में से एपी में है, यानी देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिया है और चारों में पूछा गया है कि इसमें एपी कौन है। तो देखते हैं एपी क्या होता है, जिसका सार अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, अगर सब में इक्वल होता है तो वो क्या हो जाएगा एपी हो जाएगा। पहला ऑप्शन मिला के देखिए, 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, फिर 16 में से 8 माइनस करेंगे तो 8 आएगा, यानी ये एपी नहीं होगा। आप इस तरह से सबका डी निकाल के देखिएगा, सबका जो डी है वो अलग अलग आएगा। और इसमें क्या है कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अगर आप डी निकालिएगा, सारवंत निकालिएगा, तो उसमें क्या है कि आपको सब जगह पे डी सेम दिखाई देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 में क्या बोला है कि एक एपी का सीक्वेंस दिया हुआ है और इसमें क्या पूछा है कि 18वां पद ज्ञात करें। हम इसका आपको लिए कमेंट के लिए छोड़ दें क्योंकि आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे। हम बताते हैं कि आपको इस कैसे बनाना है। इस एपी को देखिए और आपको मालूम है एपी का पहला पद जिसे हम लोग ए से सिंबलाइज करते हैं, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा 1, और हम लोग इसका क्या करते हैं सारवंत निकालते हैं। जैसे हम लोग सारवंत निकालेंगे तो कितना से 4 माइनस 1 यानी कितना 3। ठीक है ना, तो यानी कि एपी हमको में ए पता चल गया और डी पता चल गया, यानी कि सारवंतर और प्रथम पद हमें पता चल गया। और हमको निकालना है 18वां पद। 18वां पद का मतलब यानी A18 का मतलब क्या होता है, A18 बराबर 1 प्लस सॉरी 1 नहीं ए प्लस 17D, ये ना हम लोग जानते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करते हैं A प्लस 17 यानी 17D, हम लोग यही पढ़े हुए हैं, आप लोग जानते होंगे, आपका एपी में यही दिया हुआ है ना। तो इसमें आप कैजुअली बिठाइए, ए का वैल्यू हो गया 1 और 17 गुना डी का वैल्यू है 3, 17 गुना 3 17 या 51, 51 और 1 जुड़ जाएगा तो 52, यानी ऑप्शन नंबर 2 52 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। देखिए सॉल्यूशन है एक एक करके है, इसलिए थोड़ा समय लगेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। और क्वेश्चन आपका ठीक इस तरह से पूछा क्योंकि मॉडल पेपर है, तो मॉडल पेपर का क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल दिया हुआ है 16:9 है ना, और इसके संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है कि
क्या होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला माने कि थ्योरम है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसकी भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होती है ना। तो क्या होती है, वर्ग के बराबर, यानी कि इसका अनुपात यानी 16/9 बराबर होगा भुजाओं का अनुपात। तो भुजाओं का अनुपात का मतलब क्या, पहली भुजा दूसरी भुजा जो दोनों का होता है, दोनों त्रिभुजों का होगा उसका स्क्वायर। तो जैसा हम बताएं कि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात है उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्गों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब है कि अनुपात बराबर भुजा का स्क्वायर। तो आप जानते हैं भुजा का स्क्वायर इक्वल टू के बाद है, यानी वहां से जो स्क्वायर निकलेगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, कुछ ऐसा चढ़ेगा, यानी 16/9 इसका क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। रूट से जब ये बाहर निकलेगा तो ये 4 हो जाएगा, रूट से निकलेगा 4/3। तो आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 12 में। 12 में क्या पूछा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं जो है वो पैरेलल होनी चाहिए और सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। तो देखिए एक समचतुर्भुज है जिसकी सभी जो भुजाएं हैं वो क्या है, बराबर है। रेक्टेंगुलर टाइप का आप कह सकते हो, कुछ इस तरह का है ना, इसके सभी भुजाएं क्या है, बराबर है। अब बोल रहा है क्या कि इसमें इस तरह का कुछ लाइन खींचा हुआ है। ठीक है, एक सेकंड देखिएगा, वापस से बनाते हैं, एक सेकंड रुक जाइएगा। ये लिया नहीं रहा है, आप रेक्टेंगुलर का एक शेप ले लेते हैं। देखिए आप समझिए इस तरह से है, और इसमें क्या पूछा गया है कि इसका ये आपका पहला विकर्ण और जो दिया हुआ है दूसरा विकर्ण। तो जो समचतुर्भुज होता है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की भुजा जो होती है वो पैरेलल होती है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि इसका पहला विकर्ण जो है वो 6 है, दूसरा विकर्ण जो है वो 8 है। और साथ ही साथ समचतुर्भुज में क्या होता है कि जो विकर्ण होता है आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, पहला विकर्ण मान लेते हैं 6 है, तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 का आधा 3। तो ये जो छोटी वाली भुजा है ये हो गया 3 और इसके भुजा हो जाएगा 4। और मालूम है ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो आपको कर्ण निकालने का फॉर्मूला तो पता ही होगा, कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। इस पोजीशन से अगर हम लोग देखें, इस पोजीशन से अगर देखें तो देखिए ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होगा, ये वाली जो भुजा होगा वो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण जानते हैं ये लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। तो इसमें से 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को जोड़ेंगे तो 25। अब 25 रूट से निकलेगा तो कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, दो अक्षों माने कि जहां पर दो अक्ष एक दूसरे को काटती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो बिंदु जहां एक दूसरे पे काटती है उसे क्या बोलेंगे, मूल बिंदु बोलेंगे, जिसका कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 0 होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 14 में। 14 में क्या पूछा है वो देखिएगा, वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और वाई अक्ष पर स्थित। तो देखिए क्या पूछा है, ये वाई अक्ष ये एक्स अक्ष, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं कोई बिंदु है P जो एक्स वाई अक्ष से, वापस ध्यान दीजिएगा, एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है, मैंने देखिएगा वाई से क्या रहा है 5 इकाई दूर, माने कि वाई से 5 इकाई दूर है, और एक्स अक्ष पर कोई लाइन है, एक्स अक्ष पर है, तो बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो एक्स अक्ष पर है तो जाहिर सी बात है वाई हो जाएगा 0, और y से 5 इकाई दूर है यानी कि 5 0, यानी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, 5 और 0, यानी ऑप्शन नंबर 1। चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। लिखा है साइन ए 3/4, तो कॉसेक ए का वैल्यू कितना होगा। आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन दे दिया है, समझने वाली बात है। आप लोग जानते हैं ना साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, कॉसेक का, और कॉसेक होता है साइन का, यानी साइन थीटा बराबर 3/4 है, तो कॉसेक थीटा कितना होगा, 4/3, अपोजिट है ना, 4/3 ऑप्शन नंबर 1। उल्टा होगा ना, साइन उल्टा होता है कॉसेक का, सेक उल्टा होता है सेक उल्टा होता है कॉस का, टेन उल्टा होता है कॉट का। तो यहाँ पे देखिए साइन दिया हुआ है, साइन का अपोजिट हो जाएगा कॉसेक,
यानी साइन है 3/4, तो ये कोसेक कितना हो जाएगा 4/3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। 16 थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए लिखा है सेक ए प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए, तो इसमें से किसके बराबर होगा? चलिए एक करके देखते हैं। सेक ए, तो सेक ए को हम लोग क्या बोल सकते हैं, जरा देखिए, बनाने के लिए जगह नहीं है इसलिए हम यहीं पे बना रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए सेक ए को लिख सकते हैं 1/cos, है ना, 1/cos, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस, उसके बाद बताइए टेन है तो टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, क्या लिख सकते हैं, साइन बाई कॉस, ठीक है ना, ये चला जाएगा साइन बाई कॉस। तो साइन बाई कॉस, और पहले से मेरे पास जो दिया है उसको वैसा का वैसे ही छोड़ देंगे, उसको कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव है, थोड़ा सा माइंड से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि कितना आप कॉपी में रफली कीजिएगा, ठीक है ना, तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि माइंड से काम करें, और ज़्यादा ज़रूरत होगा तब तो फिर आपको कॉपी लेना ही है, लेकिन कोशिश करना है कि कॉपी ना लें, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा हुआ था, सेक ए जिसको हम लोग 1/cos लिख दिए हैं, टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन बाई कॉस, और 1/sin ए उसको वैसे छोड़ दिए। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने क्या हो जाएगा, नीचे नीचे कॉस कॉस का कॉस ही रह जाएगा, है ना। यहाँ पे नीचे में क्या है कि आपका कॉस ही रह जाएगा, और वहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस साइन। तो देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 प्लस साइन हो जाएगा, 1 प्लस साइन, और यहाँ पे है 1 माइनस साइन, है ना। तो बताइए 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन में एक फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, याद है आप लोगों को? चलिए नहीं याद है तो बता देते हैं क्या क्या है। तो आप लोग जानते हैं इसका, देखिए फर्स्ट में 1, यहाँ पे 1, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग जानते होंगे फॉर्मूला, अगर पहला वाला टर्म एक जैसा है, दूसरा टर्म एक जैसा है, एक प्लस माइनस में, तो हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, 1 भी है, 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन, 1 और साइन, तो इसमें फॉर्मूला लग सकता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो फर्स्ट का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, और माइनस साइन का स्क्वायर साइन। तो देखिए ना, साइन का स्क्वायर क्या, साइन ही हो जाएगा, साइन का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर होगा, ठीक है ना, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। और नीचे मेरा जो दिया हुआ है उसको वैसा का वैसा ही छोड़ देते हैं। अब जरा देखिएगा, आप लोगों को समझ में आ गया हो कितना आंसर आने वाला है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस ऊपर से आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से एक कॉस, तो एक कॉस से एक कॉस कट जाएगा, तो बचेगा कॉस थीटा, यानी आंसर क्या हो जाएगा 1, यानी कि बी नंबर वाला ऑप्शन। वापस से देखिए क्या किए हैं, सेक थीटा 1/cos, साइन टेन थीटा साइन बाई कॉस, और ये वाला जैसा का तैसा, इधर एलसीएम ले लिए तो इधर आ गया 1 माइनस साइन, सॉरी 1 प्लस साइन, और पहले से 1 माइनस साइन, तो ये फॉर्मूला यूज हुआ है, तो यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर आएगा और नीचे से कॉस कट जाएगा, तो बचेगा कॉस केवल, तो कॉस आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। tan a बराबर दिया √3, आप सिंपल सा ध्यान रखिए, पूछा है कि a का वैल्यू बताइए, तो tan में ही बताइए √3 किसका होता है, 60 का होता है, सिंपल शब्द में मारेंगे 60 डिग्री, क्लियर होगा। आगे देखिएगा क्या लिखा है, जब किसी सीधे खड़े खंबे की छाया उसकी ऊंचाई बराबर होती है, देखो छाया भी बराबर है उसकी ऊंचाई भी बराबर, माने कि मान लेते हैं ये जमीन है और यहाँ पे कोई खंबा खड़ा है, तो खंबे की ऊंचाई और छाया की ऊंचाई एकदम बराबर हो रहा है, ये तभी पॉसिबल है जब ये एंगल 45 डिग्री का बनता है ना, जो उन्नयन कोण कितने का बनता है 45 डिग्री का बनेगा, तभी जाके क्लियरली होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 19 पर। 19 में क्या पूछा है, अर्धवृत्त का कोण कितनी डिग्री का होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना डिग्री आप लोग जानते होंगे, जैसे कि पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त होगा, तो अर्धवृत्त का कितना होता है 180 होगा, और ऑप्शन में 180 कभी दिया ही नहीं है, तो इसमें ऑप्शन क्या है कि गलत है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसमें ऑप्शन नहीं है। अर्धवृत्त पूछा है, चतुस्थान बोलता तो 90 कर सकते थे, लेकिन चतुस्थान नहीं बोला है, अर्धवृत्त बोला है। पूरा वृत्त कितना होता है 360 डिग्री का, आधा वृत्त का कितना हो जाएगा 180 का होगा, दिया ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि दो, क्वेश्चन नंबर 20 में ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि यदि दो वृत्तों के केंद्रों के मध्य
उसकी दूरी त्रिज्याओं के योग के तुल्य है तो कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। अब डायग्राम देखिए, आपको डायग्राम से खुद समझ में आ जाएगा। देखिए क्या बोला है कि दो वृत्त है, इस तरह का एक वृत्त और इस तरह का एक वृत्त है, ठीक है ना। ये इस तरह का दो वृत्त है, ठीक है। इसका डार्कली बना देते हैं, हाँ इसको थोड़ा सा बना देते हैं, ठीक है ना। देखिए इस तरह का दो वृत्त है, ठीक है, आप समझिएगा। और इसमें बोला क्या है कि इस वृत्त का केंद्र और इस वृत्त का केंद्र का बीच का जो ना वो दोनों बराबर है, तो इसमें कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो ध्यान दीजिए बाबू, इसमें स्पर्श रेखा कौन कौन सी होगी। देखो पहला तो स्पर्श रेखा अगर हम देखेंगे तो यहां से लेकर यहां तक एक स्पर्श रेखा खिंचाएगा, सीधा होगा। एक स्पर्श रेखा ऐसे खिंचाएगा, दो गो हुआ। और एक स्पर्श रेखा जो बीच से खिंचाएगा, एकदम सेंटर से जाएगा। तो स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी हो गई, 3 हो गई। तो आंसर हो जाएगा आपका 3। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। लिखा है वृत्त के केंद्र से वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं क्या होती है, तो बराबर होगी। देखिए मान लेते हैं एक वृत्त लेते हैं और इसके केंद्र से अगर हम लोग इधर से खींचेंगे तो जीवा क्या होगा, ये भी जीवा बराबर होगा, ये भी जीवा बराबर है। वृत्त के केंद्र से और कोई भी जीवा हम लोग खींचते हुए हैं वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। देखिए 22 थोड़ा सा बड़ा है, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चले, पूछा है दो गोले का आयतन दिया हुआ है कितना, 8:27, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आपको करना क्या है कि इसका अनुपात निकालना है। तो अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, इसका अनुपात दिया हुआ है, पहला जो त्रिज्या है, पहला जो गोला है उसका अनुपात है 8 और दूसरा का दिया हुआ है आपका 27, ठीक है ना। और इसमें बोला है कि फॉर्मूला, तो आप लोग जानते हैं कि गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ऊपर भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब और नीचे भी इस्तेमाल करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों में से 4/3 कट जाएगा, पाई पाई भी कट जाएगा, लिखे नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे फिर से बताते हैं, दो गोले का आयतन दिया हुआ है, तो पहला आयतन है 8, दूसरा आयतन है 27, है ना। आयतन बट्टा में दिया हुआ है यानी अनुपात में दिया हुआ है। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों जगह पे इस्तेमाल करेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 पाई कट जाएगा दोनों में से, ऊपर और नीचे दोनों में से कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे आर और यहाँ भी क्या बचेगा, आर। और दोनों में क्यूब है तो इसका क्यूब उठाकर हम इसमें डाल देते हैं, यानी 3 का जोड़ा निकलेगा। तो बताइए यहाँ से निकलेंगे तो पहला वाला सर्कल और ये है आपका दूसरा वाला सर्कल। तो बताइए इसमें से निकलेगा तो कितना हो जाएगा 2 और नीचे से निकले कितना हो जाएगा 3, यानी पहले वाला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या हो जाएगी 2 और दूसरे वाला वृत्त का कितना हो जाएगा 3। तो हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो आप जरा देखिए क्या करेंगे, अनुपात से हम लोग भुजा निकालनी है, सॉरी अनुपात से हम लोग त्रिज्या निकालनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे गोले का। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 बार इस्तेमाल होगा, ऊपर भी और नीचे भी, तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में क्या होगा कि 4 पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर, यानी पहला वाला का स्क्वायर दूसरा वाला स्क्वायर। तो पहला है R2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। तो 4/9 यानी ऑप्शन नंबर कितना, डी, ध्यान रहेगा। चलिए, आशा करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को समझने में दिक्कत होगा तो बताइएगा जरूर, थोड़ा समझाने में थोड़ा समय लग जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 27 में, ठीक है ना। चलिए 27 पे देखते हैं, 27 नहीं 23 पर आता है। लिखा है एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तुम्हारे पास कितना, 144 पाई। तो क्या इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। सेम सवाल है, देखिए गोले का जो फॉर्मूला होता है कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, बराबर कितना दिया हुआ है, बराबर दिया है 144 पाई। तो हमको यहाँ से पूछा है कि बताइए कितना होगा त्रिज्या। देखिए वापस समझिए, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का वक्र होता ही नहीं है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का कुल भी नहीं होता है, वक्र भी नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। गोले का
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही कहा जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि गोले का आधा होना नहीं है। तो देखिए फॉर्मूला है 4πr² हम लोग जानते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² और दिया कितना है 144 पाई। तो देखिए यहाँ से पाई कट जाएगा, यहाँ से पाई कट जाएगा, दोनों तरफ से क्या हो गया, पाई जो है वो कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचेगा 4। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तो r² बराबर 144 144/4, इसको काट देते हैं। तो इसमें काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36, है ना, काट दीजिए, 4 का 4 4 8 4 तिया 12 और 13 14 4 8 4 6 के 24 यानी 36। तो बताइए आर का निकालेंगे तो √36 आएगा, √36 और रूट से निकलेगा तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा ए। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में। देखिएगा एक सिक्के को उछालने पर चीत आने की प्रायिकता कितनी होती है। जब एक सिक्के को उछालेंगे संभावना 2, या तो चीत आएगा या तो पट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कुल संभावना हो गया 2 और चीत आने की संभावना होता है 1, यानी 1/2। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 पे। पूछा है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। देखिए ये सवाल हमेशा पूछता है कि निश्चित घटना, अगर घटना निश्चित है तो 1 और कोई घटना है ही नहीं तो 0। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे देखते हैं एक पासे को छाला जाता है तो सम आने की संख्या कितनी होगी। तो एक पासे में क्या क्या नंबर होता है 1 2 3 4 5 6 तक होता है। तो उसमें सम संख्या कितना होता है 3 गो जो है सम संख्या होता है और 3 विषम संख्या होता है। तो आपसे पूछा है कि सम आने की संख्या, तो टोटल संभावना को नीचे और जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर। तो टोटल संभावना को हम रख देते हैं नीचे, या पूछा गया है सम के बारे में, तो सम है 3, दोनों काट देंगे तो 1/2, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं। 27 थोड़ा सा लंबा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कभी इस तरह का सवाल पूछा नहीं है, पहली बार ऐसा सवाल पूछा है, तो ध्यान दीजिएगा। 27 में बोला है कि ये वाली संख्या, यानी ये संख्या, ये वाली संख्या और ये वाली जो संख्या है वो समांतर श्रेणी है, तो x का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए इसको बना के बताते हैं कितना होगा। बनाने के लिए स्पेस, हाँ यहाँ पे है। देखिए क्या है, जैसे एक सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है a और कोई एक संख्या है b और कोई एक संख्या है c। ये 3 संख्याएं आपके पास दी हुई है और तीनों जो है वो AP है, यानी AP अगर है तो जाहिर सी बात है कि b माइनस, हम लोग क्या कर सकते हैं AP, अगर ये तीनों संख्या AP है तो इसका सार्व अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जैसे हम लोग जानते भी हैं। तो ये इसका पहले इन दोनों का सार्व अंतर निकालेंगे, उसके बाद इन दोनों का सार्व अंतर निकालेंगे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों बराबर होना चाहिए। यानी कि शब्दों में है कि अगर ये AP है तो इसका सार्व अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है कि बराबर होना चाहिए। तो हम लोग पहले सार्व अंतर निकालते हैं, तो अगर इसका निकालेंगे तो क्या होगा b माइनस a, ये बराबर होना चाहिए किसका, यहाँ पे c माइनस b का, है ना। तो c माइनस b, देखिए यही चीजें बताना चाह रहे थे, ध्यान देना है कि a मान लेते हैं कोई सम संख्या है, b भी एक सम संख्या नहीं है, मान लेते हैं a b और c जो कोई संख्या है और तीनों जो है AP है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे यानी सार्वंतर निकालेंगे। तो इसका सार्वंतर निकालते हैं तो b माइनस a और इसका निकालेंगे तो c माइनस ए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। देखो इस कंडीशन पहुंचेगा। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, b को इधर भेज देंगे तो यहाँ b देखिए प्लस में इधर आके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका 2b, है ना, 2b इक्वल टू, यहाँ पे पहले से है c, इधर आ जाएगा तो हो जाएगा आपका प्लस a। अब देखिए इसी चीज को हम लोग इस फॉर्मूला में लगाएंगे तो हो जाएगा, मान लेते हैं इसको पहला वाले नंबर को a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखिए फॉर्मूला के हिसाब से 2 इंटू ए में कितना है 3x, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे आपका 3x के बराबर होना चाहिए किसका, c और a का। तो c किसको माना है, इसको, यानी 4x प्लस 1। अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा 4x प्लस 1, ये आपका हो गया ये c वाला नंबर, और a वाला नंबर क्या है प्लस x प्लस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे और मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यही हुआ, अगर इसको आप लंबा करके लिखोगे तो ही बन जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये आप अगर सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा
4x और यहाँ पे x तो हो गया 5x, 5x प्लस, एक सेकेंड देखिएगा लिख देते हैं, ये प्लस में है ना, इधर आपका जोड़ेंगे तो 5x प्लस 3 है ना, 5x प्लस 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको इधर भेज देंगे तो इसको माइनस कर देंगे तो 6x में जाकर इधर 5x हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो 1x बचेगा, यानी x का वैल्यू कितना 3। तो देखिए 3 ऑप्शन में होना चाहिए कहीं ना कहीं। नहीं समझ में आया तो वापस से देखिएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि ये पहली संख्या a है, b है और c है, तो हम लोग जानते हैं कि a जो है, अगर ये तीनों का तीनों अगर ये AP है तो b में से अगर a माइनस करेंगे या c में से अगर b माइनस करेंगे तो दोनों क्या ना बराबर होना चाहिए, इसका सार्वंतर यानी इन दोनों संख्या का सार्वंतर इन दोनों संख्या के सार्वंतर के बराबर होना चाहिए। तो वही चीज़ें की हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनकर आया है, एक फॉर्मूला जैसा बनकर आया है, हम इसी में बैठा दिए। b का वैल्यू मान लेते हैं इसको a, इसको b और इसको c मान लेते हैं, यहाँ पे बैठाते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाता है 3 आ जाता है, x का वैल्यू आप यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। लिखा है कि यदि 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स बराबर 13 का माध्य दिया हुआ है 10, तो पूछा है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं, तो माध्य बराबर सबको जोड़ा जाता है। तो फॉर्मूला हम लिखने रहे बता देते हैं, तो माध्य बराबर सबको जोड़कर उससे डिवाइड करते हैं। तो माध्य लिखते हैं, तो माध्य देखिएगा ध्यान से देखिएगा, और ये माध्य हो जाएगा। और माध्य निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबको ऐड करते हैं ना, सबको ऐड करते हैं, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13। चलिए सबको जोड़ते हैं। तो सबको आप लोग क्या करना कि जोड़ दीजिएगा। जैसे फॉर्मूला हम लिख नहीं रहे हैं तो आप लोग जानते हैं कि सबको जोड़ते हैं। क्या क्या जोड़ना था इसमें, आप 6 को जोड़िएगा, एक्स 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस 13 और प्लस कितना होना चाहिए प्लस एक्स, यानी जोड़ने पर आ जाएगा 36 प्लस एक्स, 36 प्लस एक्स। और डिवाइड कितना से करेंगे आप लोग जानते होंगे, तो जितना संख्या होता है 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या है ये डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास देखिए माध्य दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 10, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, तो हो जाएगा 10 गुना 5, तो ये 50 हो जाएगा बराबर 36। और ये प्लस एक्स, सिंपल सा है, आप लोग इसको खुद भी बना सकते हो। देखिए क्या क्या बताएं फिर से देखिए, 6 प्लस एक्स प्लस 9 प्लस एक्स, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13, तो सबको जोड़ दिए, माध्य बराबर हो गया, माध्य बराबर सबको जोड़कर निकाल दिए। संख्या 5 से 5 से डिवाइड कर दिए, इसको इधर भेज दिए तो हो जाएगा 50, 50 इधर हो गया 36, 36 जाके इधर माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 14, तो आंसर कितना हो जाएगा 14। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बता देंगे उसमें क्या करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 29 पे। 29 में क्या पूछ रहा है कि बहुलक बताइए। तो बहुलक क्या होता है कि ना, कि क्वेश्चन में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार जो है कौन रिपीट किया है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट करेगा वही बहुलक होगा। तो आप देखिए इसमें 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, सबसे ज़्यादा जो है बहुलक में 2 आया हुआ है, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। अब देखते हैं माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका के लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि आरोही क्रम में लिखना है। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, यानी संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। आप क्या करना, ये जो संख्या दिया हुआ है इसको बढ़ते हुए क्रम में आप सजाइएगा। ठीक है, और सजाने के बाद देखिएगा सबसे सेंटर में जो नंबर आता है वही उसकी माध्यिका होगी। हम इसे आप लोगों को कमेंट के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग जरूर इसको देख लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग किसी भी सवाल में कोई दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा कि सर इस सवाल को समझ में नहीं आया। जैसे इसका सब्जेक्टिव पार्ट हम बनाएंगे तो उसमें उस सवालों को वापस से जो है डिस्कशन कर लेंगे। जल्दी ही आपको इसका सब्जेक्टिव का भी, यानी सेक्शन बी 2 मार्क्स वाला, सेक्शन सी 3 मार्क्स वाला, और साथ ही साथ सेक्शन डी जो लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है उससे भी सॉल्यूशन जो है आपको दे देंगे। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।